हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 अक्टूबर 2022 को जो आपके फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका 1 से लेकर 75 तक के जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम सेम डे ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज यहाँ पर हम 76 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक दिन का गैप होने का कारण ये भी है कि मेरा सिस्टम हैंग हो गया था, तो मैं इस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाए। दोस्तों, एक एक सॉल्यूशन को मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। 1 से लेकर 150 तक के सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक शॉर्ट वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो वो भी मैं आप लोगों को आज शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डाल दूंगा। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं और दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ क्या रहनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि पेपर जो हुआ ना इसमें कोई शंका नहीं है कि पेपर बहुत अच्छा था। जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, भले ही 2019 में जो पेपर हुआ उससे थोड़ा सा डाउन हो, उससे कम लेवल का हो, लेकिन पेपर जो है बहुत अच्छा था, लेवल का था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ी। कोई डायरेक्ट इसके जो भी लर्न करते हैं ना कि मुझे ये क्वेश्चन याद हो गया, मुझे ये क्वेश्चन, वो सब घाटे में है, वो सब एक एक स्टूडेंट घाटे में। दोस्तों, जिस चैनल पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको 10 दिन पहले ही बनाया गया है। 10 दिन पहले अपना जो पुराना चैनल था जिस पर ढेर सारा कंटेंट था और जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे वो डिलीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये 10 दिन पुराना ही चैनल है। केवल आप सब्सक्राइबर देखकर ये मत देखो कि आप, अगर कुछ स्टूडेंट की आदत होती कि सब्सक्राइबर कम है, इनको ये सॉल्यूशन क्या बताएंगे, अभी देखना आप एक एक सॉल्यूशन जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो ऑथेंटिक सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। किस बात की देरी? पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैंने लगभग सबके लिख दिए हैं क्योंकि क्लास तो हम ले नहीं रहे, बस आप लोगों को जितनी जल्दबाजी आपको है ना उतनी जल्दबाजी मुझे है कि आप लोग फटाफट अपने सॉल्यूशन को चेक कर पाए। एक लंबवर्ती बेलन का समीकरण जिसकी x है और त्रिज्या r है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से मैंने आप लोगों को करवाया था और मैंने जब 3D पढ़ाई थी तो आप लोगों को कहा था कि यहां से आपके क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आ गए। आप लोग देख सकते हैं तांडव बैच में अभी भी मेरे 100 जो तांडव बैच है ना उसमें 105 के लगभग वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें आप लोग देख लेना, बेलन में मैंने इस पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन में कहा था कि ये क्वेश्चन आएंगे और आ गए। देखो, क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको कैसे करना था? ऊपर नीचे ये हर जो है ना इसको cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 10 cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा 10 और 10 कट जाएगा और t मानने पर हो जाएगा। दूसरा जुगाड़ इसका ये है, ऑप्शन का डेरिवेटिव ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई उसकी लघु अक्ष की 1/3 है, तो बताओ उत्की अंदरता क्या होगी? तो नाभिलंब की लंबाई और दीर्घ अक्ष की लघु अक्ष की 1/3, तो b/a बराबर 1/6, तो e का फॉर्मूला लगाओ, ये आ गया आपके आंसर। फोर्थ। क्लियर? अगला क्वेश्चन, दूरिक ds² इक्वल्स टू दिस के लिए क्रिस्टोफल प्रतीक 2 और 2 है। ये टेंसर जो आपके पीजी में चलती ना उसका क्वेश्चन था और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जितना हाई लेवल के आप पढ़ोगे ना वहां पर क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड है और जितने भी क्वेश्चन है उनके 2-2 लाइन में, पीजी के जितने भी क्वेश्चन है उनके 2-2 लाइन में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। देखना अभी यहाँ पर g11 इक्वल्स टू 1, g22 इक्वल्स टू gx²। तो फॉर्मूला जो होता है i के लिए 1/2 dgi और dxi, तो इसमें अगर आप 2 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 एंड दिस। क्लियर? इसको क्रिस्टोफल नोटेशन कहते हैं। ये भी आपके पॉलिनोमियल इसी का क्वेश्चन है, टेंसर का ही। p5x q3x माइनस q5x p3x बराबर है, जहां pnx और qnx प्रथम और द्वितीय लीजेंडर पॉलिनोमियल है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है pn qn माइनस 2 माइनस, फॉर्मूला बेस्ड है, n की जगह 5 रखो, आपका आंसर आ गया 9x/20। क्लियर? ऐप ग्रुप जी से दूसरे ग्रुप जी डैश में समाकारिता है जिसका कर्नेल के है, एसटी मतलब कर्नेल के है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? जो कर्नेल होता है ना वो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ग्रुप थ्योरी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना तो एक एक ऑब्जेक्टिव लगभग हर टॉपिक के एंड में मैंने आप लोगों को 30, 40, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे हैं और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो ग्रुप थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना उसमें सीधा टिक करोगे, शर्त ये है कि आप लोगों ने वो चीजें सारी पढ़ी हो ढंग से। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन इसका राइट होगा। दूसरे क्वेश्चन को कोई सोल्व नहीं करना था, इसको तो आप डायरेक्ट ऑप्शन के तरीके से कर सकते हैं। तो कैसे? देखो, मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूं ना कि भाई ये कह रहा है कि इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो भी सॉल्यूशन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पहले को चेक किया, पहले का जब मैंने dx/dt निकाला ये आया, उससे माइनस ओमेगा कॉमन निकाला तो ये रिजल्ट बच रहा।
जो ए ऑप्शन का वाई बन रहा है। तो माइनस का ओमेगा वाई यानी ए ऑप्शन एक्स वाला जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं देख लेता हूँ वाई वाला इसको संतुष्ट कर रहा है क्या। जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो उसका रिजल्ट ये आया, जिससे ओमेगा कॉमन निकाला तो आपके एक्स आ गया, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर, अभी बाद में कहेंगे। 84 देखो, z बराबर आपको दे रखा है और आपको डेल z अपॉन डेल x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड 8 पर 8 और 0 बिंदु पर, तो आपने डेरिवेटिव लिया, ये आपके सामने डेरिवेटिव है और उसमें 8 और 0 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया 1/3 आ गया। आगे देखिए, z बराबर x प्लस आयोटा y और मोड z माइनस 3 और प्लस मोड z माइनस 4, इसका न्यूनतम मान निकालना है। दोस्तों न्यूनतम मान निकालने का सबसे बड़ा तरीका है, यहाँ पर जो दो संख्याएं लिखी होती है ना, उनका आप अंतर ले लो, इनका आप क्या ले लो, अंतर ले लो। अगर यहाँ पर ये प्लस का साइन है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप इन दोनों का न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उनका अंतर ले लो, वो आंसर आ जाएगा। तो 3 - 4 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अंतर समीकरण, ये फॉरवर्ड 10th फॉरवर्ड ऑफ 1 - ax 1 - bx स्क्वायर 1 - cx क्यूब और 1 - dx स्क्वायर निकालना है। इसमें आपको यह कह रहा है कि अंतर का अंतराल इकाई यानी h का मान 1 है। आपका जो फॉर्मूला होता है कि अगर fx n घात का बहुपद है तो 10 टाइम फॉरवर्ड अगर आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होगा आपके a फैक्टोरियल n और h की पावर n। तो आपके और नीचे वाले जितने भी होंगे ना फैक्टोरियल n ऑफ n - 1 टाइप के जितने भी होंगे उन सबका रिजल्ट आपके क्या होगा n - 1 x, इसका रिजल्ट 0 होता है। यानी अगर nth डेरी आप फॉरवर्ड निकाल रहे हो तो n - 1 पावर से छोटे सभी क्या होंगे 0 होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 10 घात का देख लो, तो यहाँ पर इन सबका जो गुणा है ना वही केवल 10 घात का बन रहा है। तो 10 घात का बन रहा है ना, तो वो रिजल्ट आपके इस प्रकार है a b c d और x की पावर 10 और बाकी को हमने लिखा ही नहीं क्योंकि बाकी सब लेस देन 10 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a b c d कांस्टेंट फैक्टोरियल 10 और h की पावर में 10। तो ये आंसर आ गया आपके। क्लियर, इसकी लिमिट निकालनी थी और लिमिट के तो मैंने जब शुरुआत की थी ना, आज भी मेरा पहला नंबर का वीडियो देख लो, 7 तो लिमिट के ही वीडियो है और उसमें मैंने 150 क्वेश्चन करवाए थे, 150 से ज्यादा होंगे भले, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा, आप परिमेयकरण करवा दो। मैंने यहाँ पर इसका 1/x तो यही, इसका जब परिमेयकरण करवाया तो ये वाली स्थिति आ गई, थोड़ी स्टेप मैंने डायरेक्ट ली थी, x से x कट जाएगा, x की जगह 0 रख दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर, y बराबर yx है तो कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना dy अपॉन dx प्लस py बराबर q होती है और y p और q आपके x के फंक्शन होते हैं। यही फॉर्मेट आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक दिन मैंने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था आप लोगों का, जो मैंने ग्रुप बना रखा आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का, उसमें भी किसी स्टूडेंट ने मैसेज डाला था कि सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुई। तो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py बराबर q, इसमें आपके p और q प्योर x के फंक्शन होने चाहिए, dy अपॉन dx का गुणांक +1 होना चाहिए और y का भी पावर 1 ही होनी चाहिए, नॉट लेस देन नॉट मोर देन। तो केवल ये स्थिति आपके सेकंड ऑप्शन में ही लागू हो रही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उस बेलन का समीकरण जिसके जनक yx के समानांतर है, तो yx का 0 1 0 हो जाएगा। क्लियर, और जो इस पृष्ठ और इस पृष्ठ को प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन तो पूरी कर ली है, लेकिन हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, मेथड एकदम प्रॉपर है, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। अगर मिस्टेक नहीं है तो ये क्वेश्चन भी गलत है। देखो कैसे, जनक रेखा पर आपने कोई पॉइंट मान लिया बराबर r करके, अल्फा बीटा प्लस आर और गामा, और वो बिंदु जो है वो इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। तो मैंने यहां पर बिंदु, ये जो है ना बिंदु, इसमें रख दिया x² + y² + 2z² इक्वल में 12, इसमें रख दिया, और यही बिंदु ये इसको भी संतुष्ट करेगा। तो किधर गया, x - y + z बराबर में 1। तो यहां से मैंने r का जब मान निकाला ना, तो क्या आ गया आपके, r की वैल्यू अल्फा - बीटा प्लस गामा -1। मेरी गलती जो है वो पकड़ में आ गई, यहां -1 आएगा, तो ये -1 गड़बड़ कर रहा होगा। अच्छा, तो ये -1 कर दो, चेंजेस कर देते हैं, बढ़िया रहा, ये तो +1 ही आएगा, अल्फा गामा, यहाँ -2 आएगा और यहाँ पर आपके -2 आएगा और बराबर में 0। तो फिर इसके चेंजेस देखो, तो ये एक तो 2 गामा किधर गया, इसको माइनस का कर दो, इसको भी आप माइनस का कर दो, और ये प्लस का 1 इधर आपके, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 11, तो ठीक है। तो ये स्थिति आएगी दोस्तों, बढ़िया रहा।
क्रॉस चेक करने का ये तो बेनिफिट है, कम से कम गलती तो पकड़ में आ गई। देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2x² 2y² 2z² माइनस 2x, ये आंसर हो जाएगा। 2 और 3 तो इसी में दे रखे ना, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, ये सही है क्वेश्चन। प्रसमाधि हार्मोनिक फलन कौन सा नहीं होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हार्मोनिक फंक्शन, होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। अब हमें देखना है कि इसको कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहले ऑप्शन को जब मैंने चेक किया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हो गया काम। एन विमीय यूक्लिड समष्टि के लिए ए के जे बराबर है, टेंसर का क्वेश्चन है, और टेंसर का क्वेश्चन इसका फॉर्मूला होता है कि आई एन इन यूक्लिड स्पेस ऑफ एन डायमेंशन ए आई जे के इक्वल टू डेल ए के और डेल एक्स जे, इसका आंसर होता है। तो सेकंड इसका राइट आंसर है। ये साइक्लोइड का क्वेश्चन है। आपके नोट्स के कितने क्वेश्चन आप लोग एक बार देखो तो सही, जो मैंने तांडव बेच में क्वेश्चन करवा रखे हैं, और मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोगों को कहा था कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य होगा, और वो ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये 12th का क्वेश्चन है, 12th की बुक का क्वेश्चन है। और आरपीएससी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आप लोगों को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन ये देती है कि बच्चे डरते हैं ना, तो वहाँ कोई बात नहीं भाई, इनको तो कम से कम 12th की बुक से ही दे दो। तो अधिकतर बार ये होता है कि या तो 12th की 11 12th की बुक का ही क्वेश्चन आता है, या फिर उसका सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, साइक्लोइड में शीर्ष से लेकर एक्स वाई तक आपको चाप की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला है dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, तो फिर dy अपॉन dx निकाला, दिस अपॉन दिस आ गया, तो dy अपॉन dx को क्या कहते हैं, टेन साई, तो साई बराबर आ गया थीटा बाई 2। फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो 4a sin थीटा बाई 2 आ गया। क्लियर, ये क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। 94 वाला क्वेश्चन आप बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक थैले में दो तो काली है, सॉरी दो तो सफेद और 3 काली बॉल है। मैंने बेज थ्योरम के क्वेश्चन कैसे करवाए थे, ट्री डायग्राम से, और ट्री डायग्राम आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, और ट्री डायग्राम बेहतरीन तरीका है। ए थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंद है, और बी थैले में 4 सफेद और 5 काली गेंद है। तो पहले मैंने देखा कि एक थैला है, दूसरा थैला, पहले थैले में जो बॉल है वो लिख दी, और दूसरे थैले में जो बॉल है वो रख दी। पहले थैले को हाथ लगाने की प्रायिकता 1/2 और दूसरे थैले को हाथ लगाने की प्रायिकता भी 1/2। पहले बैग को अगर आप हाथ लगाते हो तो व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता ये ब्लैक की है, व्हाइट की है, ब्लैक की है। क्लियर, क्वेश्चन ये है कि आपने एक गेंद निकाली और वो गेंद जो है वो काली है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि बॉल तो ब्लैक है। आप तो ये बताओ कि सेकंड वाले बैग से निकाली, तो जो डिक्लेयर हो चुका है, मैंने ई घटना मानी कि निकाली गई बॉल ब्लैक होना। अब वो ब्लैक बॉल फर्स्ट से भी आ सकती है, सेकंड से भी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बॉल तो निकाली जा चुकी है, आप तो सेकंड बैग की प्रायिकता निकालना चाहते हो, तो ये इसका आंसर होगा। और आंसर को सोल्व करने के बाद भी यहाँ पर पीछे 25/52 आ गए, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर वो क्या है कि इसने 75/156 को काटा ही नहीं है, ये कट जाएगा वास्तव में। क्लियर, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इजीली आपके हो जाएगा। देखो ना, इसको अगर आप 3 से गुणा करते हो ना, 25 3 75 और 156 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ये जो रिंग दे रखी है, रिंग क्या होती है दोस्तों, जिसमें ये आपके आर एक सेट दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 उसमें एलिमेंट दे रखे हैं, और मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन में 6 आपको ऑपरेशन दे रखे हैं। तो आर किस प्रकार की है, आर शून्य के बाद को सहित है कि शून्य के बाद को रहित है। शून्य के बाद को सहित की डेफिनेशन ये होती है कि आर के अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करने पर अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो उसको शून्य के बाद को सहित कहा जाता है। आप देखो यहां पर 2 × 6 3 मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाया, और जब रिजल्ट आएगा तो गुणा में क्या आ जाएगा 6, और 6 में 6 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यानी यहाँ पर दो ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या रहा है 0, यानी ये आपके शून्य के भाजकों सहित वाले है। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 95 वाला। 96 में आप लोग देखिए, 96 में क्या देखिए मत देखिए, 97 वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसकी कैलकुलेशन तो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, ये आपके एसआर श्रेणी जो है ना उसी का क्वेश्चन है। एक आपको युग्म में दे रखी है, और ये कह रहा है कि इस युग्म में जो दो रेखाएं हैं वो निर्देशीय अक्षों के धनात्मक भाग को अगर बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, तो कौन सी कंडीशन राइट होगी। तो इसका सेकंड आंसर होगा a² + b² बराबर -4h, नॉट mod h, -4h। अगला क्वेश्चन, अवकल समीकरण के लिए निम्न में से कौन सा समाकलन गुणांक नहीं होता है। समाकलन गुणांक की खास बात क्या होती है, समाकलन गुणांक की खास बात यह होती है कि
इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट होती है। तो मैंने इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिख दिया और फिर मैंने x वाले पद को आगे लिख दिया। अब मैं इसको पहले वाले से गुणा करवा रहा हूं क्योंकि समाकलन गुणांक को गुणा करवाने पर एग्जैक्ट की शर्त लागू होनी चाहिए। तो जब मैंने 1/x से मल्टीप्लाई करवाया तो y/x² और 1/x, ये m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n, तो डेल m/del y और डेल n/del x बराबर आ रहा है, ये आंसर आपके सही है। और ऐसे ही 1/y² को मल्टीप्लाई करवाया मैंने इस समीकरण को, तो भी आपके आंसर डेल m/del y और डेल n/del x सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने तीसरे को सेटिस्फाई कराया तो ये तीनों तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये समाकलन गुणांक नहीं। क्लियर। अगला सवाल, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों न्यूनतम नियतन समस्या का हल, जिसका प्रभाविता मैट्रिक्स आपके ये दे रखा है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ना तो ये कह रहा है कि ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी 4 एंड डी 1, इस रास्ते पर जाने पर न्यूनतम रिजल्ट मिलेगा, या इस रास्ते पर जाने पर न्यूनतम रिजल्ट, या इस रास्ते पर। तो दोस्तों इन सभी रास्तों पर रिजल्ट जो है इक्वली आ रहा है, तो इसका आंसर आपकी क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। लीनियर प्रोग्रामिंग जो थी ना वो वाला क्वेश्चन है। 100 वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये कर्नेल निकालते हैं ना, कर्नेल वो वाला क्वेश्चन है। कर्नेल क्या होता है, सेट ए के वे एलिमेंट जिनकी सेट बी में इमेज आइडेंटिटी हो। इतना सा तो पता हो गया ना कि जो भी कर्नेल का एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है। अब सेट ए में तो एलिमेंट जो है युग्म के रूप में, सेट बी में आपके 3 अवयव दे रखे हैं, तो यानी वो आंसर तो आपके हो ही नहीं सकता जिसमें 3 अवयव हो, ये तो आपके गलत हो गया। क्लियर। तो देखो कर्नेल का मतलब ये होता है कि आपके जो कोई भी एलिमेंट लेते हो उसकी इमेज जो है आइडेंटिटी हो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी, तो 0 0 0, क्योंकि प्लस माइनस ऑपरेशन दे रखा है, तो प्लस माइनस की आइडेंटिटी आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो ये आपके 0 0 माना। जब मैंने सोल्व किया तो ए और बी का मान क्या आ गया, 0, तो इधर का एलिमेंट क्या है, 0 0, तो ये आपके थर्ड आंसर हो जाएगा। गलत कथन कौन सा है, दो रिंग जो होती है ना उसका इंटरसेक्शन भी अगेन रिंग ही होती है। आइडियल जो होती है ना, आइडियल की बात कर रहा हूं, अगर मान लो समुच्चय 4z और 5z वलय की एक रिंग की आपकी आइडियल है, गुणजावली है, तो इंटरसेक्शन भी अगेन आइडियल ही होगी। और ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है रिंग थ्योरी में, 3rd चैप्टर में 3.3 थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, नियामक व्रत क्या होता है, नियामक व्रत जैसे कोई दीर्घ व्रत है, दीर्घ व्रत की लंबवत स्पर्श रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो नियामक व्रत होता है। तो 3D में अगर मैं बात करूं तो दीर्घ वृत्तज की लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो नियामक गोला होता है। नियामक व्रत का समीकरण हम कैसे निकालते हैं, जैसे दीर्घ व्रत होता है ना, x² + a² + b²। 2D की अगर मैं बात करूं तो इसका तो होता है x² + y² = a² + b², लेकिन हम 3D में है क्योंकि यहां पर z भी इंक्लूड है, दीर्घ वृत्तज है ये वास्तव में। तो कौन सा लंबवत स्पर्श रेखाओं का जो स्पर्श तल होता है जो नियामक गोला होगा, और नियामक गोला इसको x² + y² + z² = a² + b² से निकालते। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज A B C D और E दे रखा है। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं। BE और DC, BE और DC से निरूपित बलों का बलों का परिणामी का परिमाण और दिशा किसके बराबर होगी, ये आपको निकालना है। देखो ये BE + DC, ये BE + DC, इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, आपके BC + CE + DE प्लस में EC के बराबर। क्लियर। तो दोस्तों ये CE और EC तो कट जाएंगे और BC + DE बचेगा। ये जो DE है ना, ये हाफ ऑफ BC होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये वाली शर्त लागू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3/2 BC इसका आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को जो फ्री वीडियो है ना आपके 110 वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये 3D का है, ये ग्रेजुएशन में है, तांडव बेच में जो RK क्लासेज में एक आपको लाइन दे रखी है। मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि ये क्वेश्चन आएगा और आपको इतना 2 पेज का जो सॉल्यूशन BSc में बताते हैं ना वो 2 लाइन में कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना यार।
एक लाइन दे रखी है और एक शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनकों में से एक है। ये लाइन जो है ना इसके 3 जनकों में से एक है। एक मिनट, इधर देखो, ये 3 लाइनें होगी। अगर मैं कहूं कि 3 लंबवत जनक में से एक जनक ये है, तो बाकी का जो दूसरा जनक है ना उसका समीकरण क्या होगा? वैसे तो 2 जनक होंगे, लेकिन दोनों में से कोई लंबवत जनक आपको बताना है, तो जो भी आंसर होगा वो इसके तो लंबवत होगा ना। तो बस इतनी सी बात है ना कि गिवन लाइन के लंबवत लाइन कौन सी है, बस इतना सा दिमाग लगाओ ना। तो यहां पर दोस्तों पहली जो लाइन है x/1 y/-1 z/ डायरेक्शन रेशियोज के रूप में लिख दी। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो है 1 -1 और 1, इसके है 1 -2 और -2। तो जब मैंने इनके डायरेक्शन रेशियोज को गुणा कराया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये लंबवत की शर्त का पालन करते हैं, तो पहले ही राइट आंसर हो गया। गलत कथन कौन सा है? S1 और S2 आपको 2 प्लेन दे रखे हैं, तो S1 2 समतल हो तो S1 यूनियन S2 भी एक अवमुख समुच्चय है, ये आपके गलत कथन है। क्लियर? अवमुख समुच्चय होना जरूरी नहीं है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये वाला जो क्वेश्चन है y बराबर 3 - x² और y बराबर 2x से परिबद्ध क्षेत्रफल, ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, बुक में से आया है, जो अभी रिसेंट में बुक चल रही है। आपको बहुत ज्यादा उठापटक नहीं करनी चाहिए, आपको एक सिंपल तरीका, या तो अगर आप डायग्राम बना लेते ना तो फटाफट हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो हो गई आपके y बराबर 2x वाली लाइन, और ये आपके x² बराबर y-3, एक पैराबोला हो जाएगा 4th टाइप का, जो आपके जिसका 0 और 3 इसका शीर्ष हो जाएगा, ये इसका समीकरण होगा। क्लियर? तो आपको बाउंडेड जो एरिया निकालना ना वो ये वाला निकालना था। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3, y1, और यहां पर आ जाएगा 1, y1। क्लियर? तो दोस्तों यहां पर इसको रहने दो, ये आपको एरिया निकालना था। और ये एरिया कैसे निकालेंगे? हमने कटान बिंदु निकाले पहले, तो कटान बिंदु आप कैसे निकालेंगे? ये y और ये y बराबर कर दो, तो आपके कटान बिंदु x बराबर -3 और 1 आ जाएगा। अब आप यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने डबल इंटीग्रल भी तो पढ़ रखा है। डबल इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको फंक्शन, ये लिमिट लगा दो और पहले फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो 32/3 इसका राइट आंसर है। क्लियर? फिर बढ़ते हैं आगे। 108 वाला क्वेश्चन, P बराबर FR के लिए ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई आपको निकालनी, इसके लंबवत वक्रता जीवा की लंबाई निकालनी। तो दोस्तों यहां पर ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वक्रता जीवा 2 ρ cos φ होती है। ये फॉर्मूला हमने लिखा रखा है, मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन इसमें फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है। तो देखो रो बराबर क्या हो जाएगा आपके R/F'। क्लियर? और यहां पर आपके 1 - sin² φ लिख दिया, क्योंकि P बराबर R sin φ होता है, तो sin φ को P/R² लिख सकते हैं। यहां पर एलसीएम लिया आपने, R² - P², इसे कट जाएगा और P की जगह रख दो आप FR, तो आपके आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर? अगेन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, e⁻x/2 z - 1/z के प्रसार में इसका आपको गुणांक निकालना है। -1n - 2 इसका गुणांक, इसका जो प्रसार करते हैं ना e/x/2 z - z 1/z, तो इसका ये फॉर्मूला है। क्लियर? और उसकी जो जनरल कंडीशन है दोस्तों वो आपके सामने लिखी हुई। कोई बात नहीं, ये जो पद है ना ये यहां का है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, पूरी कॉपी होता है वो, कोई बात नहीं, ये इसका प्रसार लिखा हुआ है। अब आपको इसका गुणांक निकालना ना, तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n - 2, z की पावर n - 2, -1 की पावर n - 2 और माइनस में z की पावर -n - 2, इसका जो कोफिशिएंट है वो jn - 2 होगा। इसमें से jn - 2, ये बेक में इससे जस्ट दो पहले की टर्म लिख देना, आपका बिल्कुल राइट आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। देखो ना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं यार, कैसे होगा? इससे पहले वाली में क्या आएगा? n - 1 आएगा, और इससे पहले वाली में क्या आएगा? एक टर्म ये आएगी ना z की पावर n - 2 और प्लस -1 की पावर n - 2, z की पावर n - 2, और यहां पर आएगा आपके jn - 2x और एक बीच वाला पद, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो गुणांक हो गया ना, इसका गुणांक क्या है? jn - 2। आगे बढ़ते हैं।
ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस सॉरी बीटा गामा फंक्शन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ये फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस रूप में लिखा हुआ है और ये आपके एग्जाम्पल है। अधिकतर क्वेश्चन गोखरू एंड सैनी वाली जो बुक है ना उसके ही हैं दोस्तों। क्लियर? एन का मान है कि बेटा 10 रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर? फिर यहां पर एक बारी रस्सी को दो छोटी चिकनी खूंटियों पर इस प्रकार लटकी है कि उसके सिरे मुक्त हैं और मध्य भाग केटेनरी का है। अगर स्वतंत्र दो खूंटियों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर अगर बीच वाला शेप केटेनरी का है तो उसके एंडिंग छोर की जो डेप्थ है ना वो नियता तक ले जानी होगी, तब जाके वो लटकी रह सकती, नहीं तो नीचे गिर नहीं जाएगी क्या? ऐसे अगर मान लो ये दो खूंटियां हैं और इसके बीच में आप एक रस्सी लटकाना चाहते हो तो रस्सी को अगर मान लो आप बांध नहीं रहे हो तो फिर डेफिनेटली गिरेगी। तो फिर आप इसको बैलेंस बनाने के लिए इस रस्सी को नीचे तक गिराओगे, इस रस्सी को नीचे तक गिराओगे ना, ये डेप्थ जो है ना कहां तक आएगी ताकि ये गिरे नहीं, तो ये नियता तक आएगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? केटेनरी की नियता पर होंगे इसके शीर्ष। अब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स A3 का आइगन मान आपको दे रखा 7, उसका सारणी का मान दे रखा 7, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और आइगन वैल्यू, तो 7/7 इसका 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला। एक मैपिंग डी मैपिंग फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर टू आर, जहां इस प्रकार परिभाषित है कि dxy इक्वल्स टू x1 माइनस y1 का मोड और x2 माइनस y2 का मोड, तो और x और y आपके दे रखे पेयर में, तो आर स्क्वायर के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आर डी जो है वो आर स्क्वायर में दूरी की समष्टि है, दूरी की समष्टि है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये वेक्टर कैलकुलस में सरफेस इंटीग्रल जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर ये क्या था? एच नहीं था, वहां पर वी था, मतलब यहां पर जो है ना आयतन को, बस उस बुक में आयतन को ए की जगह वी नाम दे रखा था। क्लियर? इतना ही फर्क था, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। एच आपको एक फंक्शन दे रखा है, वहां पर एच की जगह एप लिखा हुआ है और ए की जगह वी लिखा हुआ है, बस इतना ही तो चेंज किया। मैंने क्या कहा था? ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है, परेशानी जो है ना 11th-12th में कर सकते हैं, वो 11th-12th में आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं कर सकता है। और जो ट्रेंड चेंज हुआ ना ग्रेजुएशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछने का, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट में आरके क्लासेज पर पढ़ने वाले तांडव के स्टूडेंट रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। क्लियर? दोस्तों आप लोग तो बस अपनी रिवीजन पर जोरदार फोकस कीजिए, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, 2-3 राउंड लगाने चाहिए। और मैं आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा हूं टाइम बाउंड करके, कि आप बस मेरे साथ चलते रहो। अगर आप उस टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका रिवीजन शानदार होगा, बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। क्लियर? अभी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए है, उसमें देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी तांडव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो 11th-12th और ग्रेजुएशन के लिए हैं, तो आज उसमें 85% डिस्काउंट है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका तो आंसर हो गया ना, देखो बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डेल डॉट एच डी ए, क्योंकि आयतन को इसने ए नाम दे रखा है। सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम को ए नाम दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, 6A इसका आंसर हो गया। एक लाइन दे रखी है जो प्लेन के अंदर है। अब अगर मान लो कोई ये कहे कि ये तो प्लेन है और ये लाइन इसके अंदर ही है, तो लाइन का प्रत्येक बिंदु इस समतल को संतुष्ट करेगा ना। तो मैंने क्या किया, ये 3, 4, 5 जो लाइन का बिंदु है ना वो समतल पर होगा तो संतुष्ट करवा दिया। x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 5 रख दिया, तो ये स्थिति आ गई। वैसे तो यहीं से क्वेश्चन हो जाता, आगे नहीं भी लिखो तो हो जाएगा, क्योंकि c और d का मान पूछ रहा, तो c और d का मान संतुष्ट करवा दो, केवल एकमात्र c ऑप्शन संतुष्ट करेगा। फिर भी अगर कोई पूरा निकालना चाहे, एक और शर्त, ये समतल का जो अभिलंब होगा, समतल का जो अभिलंब, ये आपके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो परपेंडिकुलर की शर्त लगाई तो आपके डी का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा? -8। क्लियर? ये देखो ना, ये वेक्टर कैलकुलस का एक और क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस का 1, 2 और पीछे 2 निकल गए, 4 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? यदि ए अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, आपको ये देख रहा है कि डेल क्रॉस यू ए, वेयर ए वेक्टर है और यू अदिश फलन है। यू क्या है? अदिश फलन है। अगर यू अदिश फलन है अगर u अदिश फलन है तो एक बात बताओ, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर u डॉट डेल क्रॉस a आ रहा है इस वजह से। क्लियर? तो u डॉट डेल क्रॉस a आपके हो नहीं सकता, क्योंकि अदिश का डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ नहीं होता है। तो जब मैंने इसको सोल्व किया ना, i डॉट डेल बाई डेल एक्स क्रॉस u a, तो दोस्तों आपके आंसर जो है
जब इसको ऑपरेट करोगे तो आई डेल यू अपॉन डेल एक्स क्रॉस ए, और यू को छोड़ेंगे तो आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। तो ये आपका पहला आंसर बन जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको ध्रुवी पूछी थी, तो दोस्तों ध्रुवी का जो क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया कि इसका सेकंड आंसर होगा। बाकी ध्रुवी हम कैसे निकालते हैं ये आपके फ्री क्लासेज जो है ना 110 वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए, इसमें मैंने आप लोगों को सर्किल में बता रखी है कि सर्किल के लिए आप ध्रुवी कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? सर्किल हो गोला हो सबके लिए आप लोगों को बता रखी है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 121 वाला, एबीसी इकाई सदिश है, बी और सी संरेखीय नहीं है। अच्छा, संरेखीय होने की क्या शर्त होती है? ए बराबर लेमडा बी अगर लिखते हैं ना तो ए बराबर लेमडा बी का मतलब ए और बी क्या है? संरेखीय है। क्लियर? यस, ए बी सी यहां पर इकाई सदिश है और बी और सी संरेखीय नहीं है। यदि ए क्रॉस 2b क्रॉस सी बराबर बी हो तो ए और सी के बीच में कोण निकालना है। त्रिक गुणा का फॉर्मूला लगाया, बी को सेपरेट करके उधर ले लिया, सी वाला इधर ही लिखा हुआ। अगर ये संरेखीय नहीं है तब तो ये रिजल्ट जीरो होने, इनके जो गुणांक है ना बी और सी के गुणांक ये बराबर ही तभी होंगे जब ये रिजल्ट क्या होगा आपके? जीरो होगा। क्लियर? दोस्तों ये अभी भी थोड़ा थोड़ा हैंग हो रहा है, यही तो रीजन था मेरा एक दिन लेट होने का, नहीं तो मैं खुद भी जल्दबाजी में था कि बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन और सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 - 2 ए डॉट सी फिर जीरो ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? अरे भाई संरेखीय अगर होता है तो बराबर में चल जाता है, लेकिन संरेखीय नहीं है तो ये बराबर कैसे हो सकता है? जब बराबर नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली इसका जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इधर तो ए और बी के बीच में कोण निकालना ही नहीं है, जब ए और सी के बीच में निकालना तो ये वाला ही सोल्व किया, तो थीटा का मान आपके आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? केंद्र के 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, आपकी जो बुक है ना गोप्रो एंड सैनी के, उसमें पीछे दे रखे हैं और चारों के ही मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए नहीं कहा, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी वहां पर, जुगाड़, और विद इन 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन आपके डेड पेज में भी नहीं होता है वो 10 सेकेंड में होता है। इसका आंसर 4 है। क्लियर? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फिर से शुरू करते हैं दोस्तों। 120 वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। गलत कथन क्या है? एक VN में N रैंक के विषम सममित टेंसर के कोई स्वतंत्र घटक नहीं होते हैं। टेंसर जो पीजी में आप लोगों की चलती है उसी का एक स्टेटमेंट है, और ये कथन जो है स्वतंत्र घटक होते हैं जबकि यहां नहीं होते हैं, तो गलत कथन आपका ये वाला ही होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर एक वक्र दे रखा है, अजीबोगरीब वक्र दे रखा है जो आपने देखा ही नहीं होगा। x बराबर y बराबर z बराबर, ये वक्र हो गया ना। क्लियर? बिंदु के रूप में, प्राचलिक बिंदु के रूप में जो होता है वो वक्र नहीं होता है। x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ये प्राचलिक बिंदु है तो वक्र भी तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो ऐसे ही ये बिंदु दे रखा है। क्लियर? तो दोस्तों r बराबर आपको दे रखा है, इसके बिंदु लेमडा बराबर 1 पर आपको क्या निकालनी है? सरल रेखा का समीकरण। तो लेमडा बराबर 1 रखोगे तो बिंदु तैयार हो जाएगा। और अगर वक्र का आपको निकालना है, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपके पास ढाल चाहिए। याद करो दोस्तों, y बराबर fx आपके पास कोई वक्र है और आपको अगर मान लो मैं कहूं कि ढाल निकालना, क्या करते हो? अवकलन नहीं करते हो क्या? यहां भी वो कर दो ना, अवकलन कर दो लेमडा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपके 1, इसका हो जाएगा -2 लेमडा और ये हो जाएगा 3 लेमडा स्क्वायर, जिसमें लेमडा बराबर 1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और एकमात्र ऐसी रेखा है जो आपके 1 - 2 3 डायरेक्शन रेशियोज दे रही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग देखना, श्री राजस्थान नामा, आगे क्वेश्चन पूरा पढ़िए। शब्द के अक्षरों से विभिन्न अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले शब्दों जिनका कोई अर्थ हो या नहीं हो उनकी संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को, यहां पर आप लोग देखो कि विभिन्न अक्षरों की बात कर रहा है, और विभिन्न अक्षरों की जब बात करता है तो यहां पर केवल डिफरेंट टाइप के एलिमेंट लिखो ना, डिफरेंट टाइप की ही बात कर रहा है, उनमें से 5 लेने हैं, तो 9C5, और उन 5 को क्योंकि शब्द बनाने में तो जमाना भी पड़ता है तो फैक्टोरियल 5 से हम जमा सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, VF यदि T सदिश समष्टि VF से V' में परिभाषित एक रैखिक रूपांतरण है तो VF परिमित विमीय है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहां पर VF से अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V' में है तो VF इज f dvs देन रैंक ऑफ T NT प्लस नलिटी ऑफ T प्लस बराबर डायमेंशन ऑफ V, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T बराबर डायमेंशन ऑफ V, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये सिल्वेस्टर लॉ भी है, ये एक फॉर्मूला टाइप का ही है एक तरीके से।
इसमें कोई उठापटक वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। निस्तर बिंदु हायर कॉम्प्लेक्स में ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। केवल यही नहीं दोस्तों, आप लोग अगर तांडव बैच में जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखिए कि वास्तव में ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। नहीं कर, अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है आपने रिवीजन नहीं किया होगा या आप आगे पीछे चल रहे होंगे। बाकी ये लगभग 31 क्वेश्चन जितने भी ग्रेजुएशन में पूछे हैं उसमें जो मैंने केवल सेकंड ग्रेड का पढ़ाया ना, उसमें से 31 क्वेश्चन आपके नोट्स में है। क्लियर। और लगभग 45 से 50 के बीच की रेंज से आपके 11-12 का पार्ट पूछा ना, वहां से 33 क्वेश्चन आपके एसआर सैनी के। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि एसआर सैनी से क्वेश्चन आते हैं। और वैसे जिसने एसआर सैनी ही पढ़ ली ना, उसके बाद तो उसको कुछ भी पूछो वो वैसे ही कर लेता है। निस्तर बिंदु के लिए W बराबर Z होता है, यानी ऐसा पॉइंट जिसकी W प्लेन और Z प्लेन में इमेज सेम हो, तो उसको सोल्व करेंगे तो +-2 आएगा। एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। एक खेल का भुगतान मैट्रिक्स निम्न प्रकार है। भुगतान मैट्रिक्स निम्न प्रकार है। बी के लिए खेल का मान तथा कल्याण बिंदु की स्थिति आपको बतानी, सैडल पॉइंट की। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इस प्रकार निकालते हैं कि जो रो होता है ना, उसमें तो आप मिनिमम वैल्यू को हाईलाइट करो। तो मैंने रेड जो कर रखा है वो मिनिमम वैल्यू है इन रो। पहली लाइन में मिनिमम वैल्यू, दूसरी लाइन की मिनिमम वैल्यू, तीसरी लाइन की मिनिमम वैल्यू, चौथी लाइन की मिनिमम वैल्यू। अब आप एक काम करो, जो कॉलम है उनमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 5, 3, मैक्सिमम वैल्यू 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, 5 और ये हो जाएगा आपके 6। तो ऐसा कौन सा है जहां ग्रीन और रेड दोनों ही शेड आ रहे हैं? तो ये आपके 1 है। अब आप ये 1 जो होता है ना, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी गेम की। क्लियर। अब इसकी पोजीशन क्या है, तो कौन से रो और कौन से कॉलम में, रो इनटू कॉलम में दिया जाता है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 है इसका मान तो, और कल्याण बिंदु की स्थिति आपके 2, 3 है। क्लियर। नेक्स्ट, 1 से √2 e की पावर महत्तम पूर्णांक फलन में दे रखा x²। तो जब x का मान 1 से √2 में है तो बताओ x² किस में हुआ? x² बिलोंग करेगा आपके 1 से 2 में। ऐसे तो बिलोंग करेगा, इस तरीके से आप मान लो, दोनों तरफ से ओपन कर दो, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन करोगे। ये आपके 1, 2 मान लो। क्लियर। और इधर भी आप ओपन इंटरवल ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताओ, जब x 1 से √2 में तो x² 1 से 2 में हो गया ना। तो बताओ अगर मैं ये कहूं कि x² का मान इसमें है, तो बताओ महत्तम पूर्णांक फलन में x² का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। तो 1 से √2 में इसका जो मान है वो 1 होगा, और सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके e √2 - 1। क्लियर। विषम फलन कौन सा है? विषम फलन का मतलब होता है fx बराबर -fx, f माइनस एक्स बराबर अगर -fx आ जाता है तो विषम फलन कहते हैं। तो fx बराबर ये दे रखा है, जब मैंने -fx किया तो ये बिल्कुल 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। सममित क्रम से ग्रुप S3 के सभी सब ग्रुप की संख्या है। सममित ग्रुप के सब ग्रुप की संख्या कितनी होती है? फैक्टोरियल n। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट का ही है। तो दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3, यानी आपके आंसर आ जाएगा 6। क्लियर। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना, ग्रुप थ्योरी में, परम्यूटेशन ग्रुप में 4.7 थ्योरम उसका स्टेटमेंट है। 4.7 ही होनी चाहिए, आगे पीछे हो सकता है। ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं और उनके एक ही कलर का होने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो कलर वाइज 2 होते हैं, 26-26। तो 26 में से 3 आ जाए, या फिर दूसरे 26 में से 3 आ जाए, और बटे हुए टोटल कितने हो सकते हैं? टोटल केस 52C3। तो 26C3, 26C3 और 52C3, इसको सोल्व करोगे तो 4C79। क्लियर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। मैं आप लोगों को इसका रास्ता बता देता हूँ। ये कह रहा है कि समअंक को, मतलब कुछ संख्याएं दे रखी है, उनका माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य से माध्य विचलन निकालने का फॉर्मूला, जब केवल डेटा दे रखे होते हैं ना, तो x - x बार अपॉन n होता है। जब बारंबारता सारणी दे रखी होती है तो समीशन ऑफ f x - x बार अपॉन N होता है। क्लियर। 136 वाला देखिए, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। y के सापेक्ष पहले मैंने इंटीग्रेट किया ना, तो 1/x ऐसे ही रहेगा, e की पावर y/x, तो 1/x का भाग दोगे तो उछलकर ऊपर आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और लिमिट लगाओ, आंसर आ जाएगा आपकी e-2। अगला क्वेश्चन, 0,4 और 0,1 किसी परवलय के क्रम से शीर्ष और नाभि हो तो उसका समीकरण क्या होगा? 2D से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, आप भी डरते हो दोस्तों। यहाँ पर 2D को आप लोग देखना तो सही एक बार, मैंने 2D लगभग 79 के आसपास, परवलय नहीं, 62 से लेकर 75 तक के आप लोग लेक्चर देखना। उसमें सर्किल, लाइन, पॉइंट, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सारे आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2D के क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में 8 से 10 आएंगे, छोड़ मत देना।
क्लियर, और ये फ्री में मिल रहा है, आप लोग देख लेना। यदि 0,4 और 0,1 किसी परवलय के शीर्ष और नाभि हो तो उसका समीकरण क्या होगा? दोस्तों 0,4 तो ये बिंदु है और नाभि 0,1 पर है, तो नाभि तो इनसाइड होती ना, तो यानी ये इस टाइप का हो गया, यानी ये x² - 4ay टाइप का हो गया। तो फॉर्मूला होता है x माइनस शीर्ष y माइनस शीर्ष, x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4ay माइनस y1। इसको सोल्व करोगे तो आपके सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर। संबंध S में x रिलेट टू y, यदि और केवल यदि x इंटू वाई का आपके रिजल्ट क्या है, आपके अपरिमेय आए, जहां x y आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो सत्य कथन S किस कैटेगरी का होगा? स्वतुल्य होगा क्या? तो स्वतुल्य में क्या होता है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R के लिए ये स्टेटमेंट लागू होता है क्या? नहीं होता। आप 1 1 ले लो तो 1 इंटू 1 अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, तो स्वतुल्य तो नहीं। सममित के लिए क्या करते हैं, वन साइड हम सही मानकर चलते हैं, यानी हम ये लेकर चलते हैं कि भाई x और y का गुणा तो परिमेय है, x रिलेट टू y तो है, y रिलेट टू x होगा क्या? अगर x रिलेट टू y लेकर चलोगे, यानी x s y लेकर चलोगे, इसका मतलब x y का गुणा तो अपरिमेय है, तो y और x का गुणा भी अपरिमेय होगा, तो इसमें सेकंड वाला सही होगा। क्लियर। आगे देखो, ये क्वेश्चन क्लोरेट फॉर्म नहीं होती कि dy अपॉन dx, और जो वो क्वेश्चन इसी में है, इसी में साइन इनवर्स px cos x बराबर cos px sin x प्लस का p, तो p की जगह हमने क्या रखा था, c। क्लोरेट फॉर्म होती है ना, थर्ड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 थर्ड चैप्टर में जो क्लोरेट फॉर्म होती है, उसी टाइप की ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसकी क्लोरेट फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। z बराबर px प्लस क्यू वाई और c √1 प्लस p, z बराबर px प्लस क्यू वाई और फंक्शन ऑफ pq होता है, तो p की जगह a और q की जगह b रख दो, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सोल्व करना ही नहीं था वास्तव में। ये क्या पूछ रहा था, v डॉट कर्ल v, और कर्ल v का मतलब क्या होगा, डेल क्रॉस v। आप नहीं जानते क्या a डॉट b क्रॉस c का मतलब होता है abc, यही तो होता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में दो संकेत एक जैसे हैं, तो उसका आंसर 0 होगा। इसको क्या सोल्व करोगे? क्लियर। लांगराज समीकरण आंशिक अवकल समीकरण पी क्यू क्यू बराबर आर का ज्यामितीय अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका ज्यामितीय अर्थ यह है कि किसी पृष्ठ fxyz बराबर 0 के बिंदु xyz पर अभिलंब एक ऐसी रेखा के समानांतर होगा जिसके डायरेक्शन रेशियोज PQR होते हैं। क्लियर। ये ज्यामितीय अर्थ जो दे रखा ना लांगराज समीकरण आंशिक विधि में, उसका डायरेक्ट एक स्टेटमेंट, बस जब उसमें समझा रखा है, बुक में समझा रखा है कि इसका ज्यामितीय अर्थ भी पूछ लिया, यानी कितना डीप नॉलेज होना चाहिए। सब चीजें पूछने लगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, डीप नॉलेज भी होना चाहिए, आपको जुगाड़ भी आने चाहिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आना चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तब जाके आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हो। उन 68 जो योद्धा में अगर आना है तो इतना आपको होना चाहिए। तो दोस्तों 68 योद्धा में नहीं आ सके, अगर आप नजदीक हो तो आप 1613 में तो आ ही सकते हो। और जुड़िए हमसे एक बार RK क्लासेज ऐप में। आप लोग तांडव बैच में जब ऐड होंगे ना, तो तांडव बैच आपका तांडव ही करेगा वास्तव में, और बहुत रीजनेबल प्राइस में मैंने आप लोगों को ये पूरा कोर्स अवेलेबल करवा रखा है। आज तो इसमें ये 1500 का है, और नॉर्मली मैं इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं करता हूँ, 2000 तक फिलहाल ये अवेलेबल है आपको। और जो उड़ान बैच है दोस्तों, वो भी आप लोगों की जो 9-10 का जो कंटेंट है वो आपके जस्ट 499 ओनली फॉर टुडे। क्लियर। आ जाइए आप 144 वाले क्वेश्चन में। ये आपके बर्नौली का क्वेश्चन है। बर्नौली का क्वेश्चन, एक आदमी की सही निशाना लगाने की प्रायिकता 4/5 है। वह 5 बार सही निशाना लगाता है और 3 बार सही निशाना लगाने की आपको प्रायिकता निकालनी। कितनी बार प्रयोग हुआ? 5 बार। तो n का मान तो कितना हो गया? 5 बार। कितनी बार सही निशाना लगाना चाहते हो? सक्सेस रेट कितनी बार चाहते हो? 3 बार। r का मान हो गया 3। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट NCR, ये हो जाएगा p की पावर में r और q की पावर में n-r, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप अपनी 12th की बुक में ढूंढ लेना इसको। क्लियर। एक भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बाहर गया हो तो देख लो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दावे के साथ कहा था, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर उठाकर देखिए मेरा, मैंने बिल्कुल दावे के साथ कहा था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके इसमें से ही आएंगे, बुक में से, और देख सकते हैं आप। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके, कोणांक निकालना है। कैसे निकालते हैं? y/x, tan इनवर्स y/x, इसको सोल्व किया -π/5 आंसर है। बेसल का क्वेश्चन है, JN PG का क्वेश्चन है, JNX बेसल फलन है, तो d/dx ऑफ JNX का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जब अवकलन करोगे 2JNX और JN-x होता है। अब ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला है कि 2JN-x जो होता है ना, मिड की वैल्यू, ये JN-1x और JN+1x होता है।
जब इस वैल्यू को आप 2jn डैश की जगह ये वैल्यू रखोगे ना तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। ये जो आपके आंसर दे रखा ना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट की कैटेगरी में जाएगा। लाम्बिक मैट्रिक्स अगर है तो x प्लस वाई क्या होगा? लाम्बिक की जो शर्त है वो AAT बराबर A होता है। अंतरवर्णीय लाम्बिक वर्ग सम ये जो होता है ना जिसमें लाम्बिक मैट्रिक्स क्या होता है? AAT बराबर I, उससे x प्लस वाई आपके आ जाएगा 3। सरली सवाल पूछ लिया बिल्कुल। ऐसे सवाल अगर शुरू में मिल जाते हैं ना तो बहुत अनुकूलता आ जाती है दोस्तों। तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर को हाथ आप इस प्रकार लगाओ, पहले अपने मेल मिलाप के जो लोग हैं ना उनसे मिलो। शादी में जब जाते हैं ना, एक दिन पहले भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, जब आप शादी में जाते हो तो आप थोड़ा सा हेजिटेट रहते हो, कैसा लग रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, धड़कने बड़ी रहती है। लेकिन अगर आप पहले उनसे मिल लेते हो जो आपकी जान पहचान के हैं तो फिर क्या है कि आप उसमें माहौल में बहुत अच्छे से घुल जाते हो और फिर आप हर किसी से बहुत आसानी से मिल लेते हो। पेपर का भी यही फंडा है। अगर आप पहले अपने नॉन पर्सन से मिल लेते हो, अगर आप अपने पहले नॉन क्वेश्चन को कर लेते हो तो फिर धीरे धीरे आपको सभी मिलने लग जाते हैं। इसका ही आ गया, उसका ही आ गया, ऐसे। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दिख ही रहा है। बल का एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद a है, प्रथम पद 3 है और उसके सभी 2n पदों का योगफल उसके विषम स्थान के पदों के योग का 3 गुना है तो सार्वनुपात। एक जीपी मैंने लिख दी जिसमें 2n पद है, विषम पद पहला, तीसरा, पांचवा ऐसे होंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है, समी है ना। अगर आप बराबर बराबर हिस्सेदारी करोगे तो 5 तो विषम होगी, 5 सम होगी, यानी 2n में से सम तो कितनी है? n है, और n ही कितनी, विषमी कितनी है? n है। क्लियर? तो स्टूडेंट विषम संख्या मैंने छांट ली a r स्क्वायर। अब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सभी पदों का योगफल विषम पदों के योगफल का 3 गुना है। तो जो ये वाली सीरीज है ये सभी पद है और ये विषम वाले हैं। इसमें a का मान तो दोनों की शुरुआत तो एक जगह से ही हो रही है, a और r की पावर 2n - 1 अपॉन r - 1, 3 इंटू a, इसको भूल नहीं जाना कि 3 तो लिख दिया ना, a और इसका सार अनुपात r स्क्वायर है तो r स्क्वायर की पावर n - 1 अपॉन में r स्क्वायर - 1। इसको सोल्व करेंगे तो r का मान आ जाएगा 2। क्लियर दोस्तों? कोशिश ये रही है कि 150 से लेकर 75 से लेकर 150 तक के एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सारे क्वेश्चन मैंने एक एक्यूरेट ही बताए। क्लियर? फिर भी बाई चांस अगर मान लो इतना करते हुए भी अगर मान लो एक क्वेश्चन में, एक आधे क्वेश्चन में हो ही गई तो कोई फांसी नहीं लग रही है। क्लियर? मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर इसकी PDF निकालना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है RK क्लासेज टेलीग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप लोगों को ये वाली जो PDF है ये आपको मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर आप सेकंड ग्रेड की अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और आपको लगता है कि थोड़ा सा मायूस सा हो गए, अगर आपको लगता है कि यार मायूसी छा गई अपने, नहीं हो पाएगा, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। बहुत सारे स्टूडेंट रास्ते ही बदल लेंगे, अब मैं रीट में चला जाता हूँ क्योंकि मेरा रीट भी क्वालिफाई हो गया, यार रीट ही बढ़िया, इससे बढ़िया ऐसे ऐसे पेपर बना रही है RPSC तो पूछो ही मत, तो वो क्या रास्ता बदल लेंगे? ऐसे बदलेंगे तो सही, अपने कहने से कोई मानेगा तो। लेकिन दोस्तों रास्ते कभी भी कहीं भी जाओ आप, आसान तो नहीं है। आप लोग केवल इतना करिए, आप इसको और थोड़ा सा सुधार करिए, अपने आप में चेंज करिए। सेकंड ग्रेड के पेपर का लेवल इससे डाउन ही होगा और उसमें चीज़ें बहुत कंट्रोल में होगी। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत लार्ज स्केल में है, बहुत लार्ज स्केल में। आपको मजा आ जाएगा कि यार मैं ही बन गया, एक उस दिन सर की बात मान ली और आज मैं भी सेकंड ग्रेड टीचर हूँ। क्लियर? तो 1613 पोस्ट में तो यार आपका भी नंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तांडव बैच के जो स्टूडेंट है विश्वास रखिए मेरे ऊपर, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट इस बार तांडव बैच के सेकंड ग्रेड टीचर बनने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तांडव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर अपने इस वीडियो को चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप RK क्लासेज ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर तांडव बैच और उड़ान बैच मैंने बना रखा है। उड़ान बैच ओनली फॉर 9-10 सेकेंडरी लेवल का है और उड़ान बैच, तांडव बैच फॉर 11th 12th एंड ग्रेजुएशन। 11th 12th का जो पार्ट आपका यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ना चाहते हैं स्पेशल कैटेगरी की तो आप तांडव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RK क्लासेस को और करें अपने फर्स्ट एंड सेकंड मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।